राधे 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 राधे। अगर ओमेगा जो है वो इकाई का घनमूल है तो 1 माइनस ओमेगा की पावर 6 कितनी होगी? हाँ, अभी क्लास का टाइम यही रहेगा हमारा 11:15 के आसपास का, 11:15 के आसपास का टाइम अब इस क्लास में रहेगा। 1 माइनस ओमेगा की पावर 6, ओमेगा जो है इकाई का घनमूल है, ओमेगा इकाई का घनमूल है, तो 1 माइनस ओमेगा की पावर होल पावर 6 का मान कितना होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जब मैंने इस सवाल को देखा था ना पहली बार, काफी टाइम हो गया, इस सवाल को जब मैंने पहली बार देखा था, शायद हो गया होगा 5-6 साल पहले देखा था, तो मैंने 18 में आया था ना, तो 18 के 19 में या 20 में मैंने देखा होगा इसको, 4-5 साल हो गए। पहली बार जब मैंने इस सवाल को देखा था तो मुझे इसका अनुभव भी याद है। ये सवाल मुझसे हो ही नहीं रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूं। आज तो है ना, वही बात है, बार बार निकालते रहते हो, कराते रहते हो, तो फिर वो चीजें तार बन जाते हैं। लेकिन जो पहली बार का अनुभव बता रहा हूँ, जब फर्स्ट टाइम मैंने इस सवाल को देखा था तो मुझे काफी देर तक ये हुआ नहीं। मुझे पहले तो ये लगा कि शायद गलती है, मुझे पहले तो ये लगा कि शायद सवाल गलत है, ये 1 माइनस ओमेगा नहीं बल्कि 1 प्लस ओमेगा है। पहले मुझे लगा कि 1 प्लस ओमेगा का सवाल है, ना कि 1 माइनस ओमेगा का सवाल है। तो ये जो मेरी गलती थी, ये सोच के मैंने सोचा सवाल गलत है, फिर मैंने क्रॉस चेक किया तो बोला नहीं सवाल तो सही है। फिर हुआ कैसे? फिर मुझे कई देर तक माथापच्ची करता रहा, शायद हो गया 10-15 मिनट मैंने माथापच्ची की होगी इसके साथ, तब जाके मुझसे पहली बार सॉल्व हुआ था, है ना? तो अतीत सबका ऐसा ही है, अतीत सबका ऐसा ही है। जहां मैं आज से 5-6 साल पहले खड़ा था, आज आप लोग वहां खड़े होंगे, तो आप लोगों से नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए जरूरी विश्वास करिए कि हम लोग भी वहीं से आए हैं, जहां भी आप खड़े हैं ना, कभी हम भी वहीं खड़े थे। अगर आप सोचो कि हमसे नहीं हो रहे सर, आपसे तो हो जाता है, तो हमसे हो जाता है क्योंकि इतना समय हो गया है ना, अब सवाल देखे-देखे से हो गए हमारे। इतने साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम पूछिए आप हमसे। अगर आपको हमसे कंपैरिज़न ही करना है, तो हमारे आज से कंपेयर मत करिए, हमारे फर्स्ट टाइम से कंपेयर करिए। तो हमारे फर्स्ट टाइम में अगर आप मुझसे कंपेयर करेंगे अपने आप को, तो आप अपने आप को मुझसे ज़्यादा बेहतर पाएँगे। अगर आप मेरे फर्स्ट डे को, डे 1 को कंपेयर करेंगे ना अपने साथ के साथ, क्योंकि आपका भी तो डे 1 है, आपका भी डे 1 है, तो मेरे डे 1 से कंपेयर करिए। तो मेरे डे 1 से कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि आप मुझसे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा स्मार्ट है। मैं आप में बहुत पीछे हूँ आपकी रेस में। हाँ, अब अनुभव ज़्यादा हो गया, इस वजह से मैं आपसे बेहतर कर पा रहा हूँ। अनुभव की वजह से ज़्यादा बेहतर कर पा रहा हूँ, ना कि स्मार्टनेस की वजह से, इंटेलिजेंसी की वजह से। इंटेलिजेंसी और स्मार्टनेस में आप मुझसे आगे हैं, बस अनुभव में मैं आपसे आगे हूँ। लेकिन आप इस बात को आप नहीं मानेंगे, आप लोगों को लगे नहीं 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 ऐसा होता है क्या, हम ही कमजोर है। मैं कह रहा हूँ कि मैं कमजोर हूँ, सही में मैं कमजोर हूँ। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो सवाल को करने करने में शायद 15-20 मिनट मैंने खर्च कर दिए होंगे और मुझसे हो ही नहीं रहा था। हुआ कैसे यार, क्या करना है क्या करना है क्या करना है। पहले तो मैं, जैसे मैंने बताया कि पहले तो मैं ये सोच के चल रहा था कि सवाल ही गलत है, सवाल में ही कोई ना कोई गड़बड़ है। फिर जब मैं कंफर्म हो गया कि भाई सवाल तो सही है, तब फिर मैंने थोड़े हाथ पाँव मारने शुरू किए, खोल के देखते हैं, कभी ओमेगा का मान रखा, कभी कुछ रखा, फिर जाके पकड़ में आया, अच्छा ये था। आ जाओ, देखो हुआ क्या है, होना क्या है इसमें। 1 माइनस ओमेगा तो है नहीं, इकाई के जो घनमूल है उनमें हम रिलेशन जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 और ओमेगा की क्यूब बराबर होता है 1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, ओमेगा की क्यूब 1 के बराबर होता है। तो ये 1 माइनस ओमेगा की पावर जो है ना 6 है। इसको करना क्या है, 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर ले लो उसमें, और 6 पावर है तो 3 पावर बाहर ले दो, 6 को 2 गुना 3 कर दो, 2 अंदर ले लो, 3 बाहर ले दो। इसके बाद इसे खोलो, बस यही ट्रिक है। देखो ये वाला जो स्टेप है ना, यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही है वो राज जो आपको धीरे धीरे अनुभव से पता चलता है।
ये धीरे धीरे अनुभव से पता चलता है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये अनुभव से पता चलता है। अनुभव आपको बताता है कि कब 6 को 2 गुणा 3 लिखना है, कब 6 को 1 गुणा 6 लिखना है, कब 6 को पूरे को एक साथ खोलना है। ये अनुभव है जो धीरे धीरे ऐड होता है। अब वहां पे स्क्वायर आपको पहले लेना है, तो 1, क्योंकि क्या होगा इससे, देखो इससे ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो आप यहां से ले लेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसका मान माइनस ओमेगा आ जाएगा। ये माइनस ओमेगा बन जाएगा, ये माइनस का 2 ओमेगा हो गया और पावर 3 हो गई। ये माइनस ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा माइनस का 3 ओमेगा बन गया। माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 का 27 हो गया, ओमेगा क्यूब हो गया, ओमेगा क्यूब का मान 1 हो गया। ठीक है, हाँ, जो एक चीज मैं हमेशा दिलाऊंगा यहाँ पे, अगर आप मुझसे कंपेयर कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरे के अंदर एक जबरदस्त पावर है, वो है मैं लगातार लगा रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने एक सवाल पे ट्राई किया, मेरा नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया, नहीं, मैं उसमें 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट तक लगा रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा नहीं। मैं सारी चीज ट्राई करूंगा, जो मुझे जिसके बारे में उसके बारे में जो भी पता है आसपास में, वो सब मैं ट्राई करूंगा। मैं ऐसा छोड़ूंगा नहीं कि ठीक है चलो पीछे उत्तर जाके देख लो। मुझे माथापच्ची करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो मेरी आदत है। सवालों के साथ माथापच्ची करना वो मेरा हैबिट में है, आदत में है। तो ऐसा नहीं कि मैंने नहीं हुआ तो चलो मैंने छोड़ दिया, नहीं, मैं ट्राई सारी कर करके देखूंगा। 6 2 गुणा 3 करके देख लेता हूँ, 3 गुणा 2 करके देख लेता हूँ, ओमेगा का सीधा मान रख के देख लेता हूँ, ये मैंने सब ट्राई किए, है ना। बस ये जो है ना, ये मुझे सुपर पावर बनाती है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन भी इस बात में कहा करते थे कि मैं एक औसत व्यक्तित्व हूँ, लेकिन मैं एक प्रॉब्लम के साथ ज्यादा समय तक रह सकता हूँ, ये मुझे स्पेशल बनाता है। जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, आप औसत हैं, लेकिन अगर आप अपने प्रॉब्लम्स के साथ कितने समय तक रह सकते हैं, ये आपको असाधारण बनाता है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ये जो कोट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो अपने स्कूल एजुकेशन के टाइम में एक औसत स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें असाधारण बनाती थी, वो थी अपनी समस्याओं के साथ लंबे समय तक रह पाना। वरना क्या होता है, एक बच्चा एक सवाल निकालता है 2 मिनट, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो भाड़ में जा, मैं नया सवाल खोल लेता हूँ, वो दूसरा सवाल निकालने लग जाएगा। वो उसपे सारे अपने अस्त्र शस्त्र ट्राई नहीं करेगा, मतलब ईमानदारी से उस सवाल को नहीं निकालेगा। बस एक तरीका लगाएगा, लग गया तो ठीक है, नहीं लग गया तो भाग जा, नहीं निकाल रहा, या पीछे जाके उत्तर देख के काम खत्म करेगा। वो ज्यादा देर उससे माथापच्ची नहीं करेगा। लेकिन जो सही आदमी होता है ना, सवाल नहीं होना ये साधारण बात है, बहुत से लोगों से नहीं होता। शायद 100% लोग ही ऐसे होंगे जिनसे पहली बार में सवाल नहीं होता, लेकिन वो छोड़ते नहीं है, वो माथापच्ची करते हैं। ये ट्राई कर लो, चलो ये करके देखते हैं, चलो ये करके देखते हैं, ये मान रख के देखते हैं, ये रख के देखते हैं। वो पीछा नहीं छोड़ते सवाल का। जब वो खूब ट्राई करते हैं तो दिमाग खुलता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये गलत होता है, इससे उत्तर नहीं आता, इससे लंबा हो जाता है, इससे छोटा हो जाता है। वो कई बातें आपको समझ में आती है करने से, लेकिन इतना करता कौन है। आज तो बंदा सवाल देखता है, समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है चलो पीछे जाके उत्तर देखो, सर ने जो करवाया वो देख लो, बात खत्म कर लो। फिर वो कहते हैं सर हम तो होशियार हुए नहीं। तो होशियार होगे कैसे? जो माथापच्ची करेगा वो होशियार होगा। अपने हिस्से की माथापच्ची आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल हो रहा है, मैं तो कह ही रहा हूँ। मैं तो आपसे कहता ही हूँ माथापच्चियां करो, लेकिन आप लोग गिनतियां बढ़ाने की बातें करते हैं। आप में से ज्यादातर लोग करेंगे 20 सवाल कर लिए मैंने, आज मैंने 30 सवाल कर लिए। मैं कह रहा हूँ 10 सवाल कर लो, 5 कर लो, लेकिन माथापच्चियां करो। सवालों के साथ उलझो, सवालों के साथ ये मान रखो, वो मान रखो, वो पटको, वो उठाओ। इसी से दिमाग तेज होता है। दिमाग इससे तेज नहीं होता कि आपने 50 निकाले थे, दिमाग इससे तेज नहीं होता कि आपने 100 निकाले थे। दिमाग इससे तेज होता है कि 5 सवालों को आपने धोके रख दिया, सब कुछ ट्राई किया आपने। एक सवाल भी आपको इतना होशियार बना सकता है जितने हो सकता है 50 सवाल भी ना बना पाए, क्योंकि एक सवाल में भी आपने इतने सारे तरीके लगाए, इतना दिमाग लगाया कि इतना दिमाग बढ़ गया जितना 50 सवालों में भी नहीं हुआ। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अल्बर्ट आइंस्टीन
के जीवन में एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन में जो पेपर लिखे, उसमें से जो भी पेपर लिखे, सिर्फ 3 ही पेपर उनके पूरे लाइफ टाइम में फेमस थे। सिर्फ 3 पेपर, जिनकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन आज अल्बर्ट आइंस्टीन है। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये 3 पेपर है। और पता है आपको अजीब लगेगा, इस बंदे ने 3 पेपर लिखे और 3 पेपर की वजह से आज उसे सदी का सबसे महान फिजिसिस्ट माना जाता है। सबसे महान फिजिसिस्ट माना जाता है सिर्फ 3 पेपर में। और आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे फिजिक्स के अंदर जिन्होंने 3000 से ज्यादा पेपर लिखे, लेकिन उनका नाम भी किसी को नहीं पता। तो 3000 पे 3 भारी है और 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 100 साल से ज्यादा होने के बावजूद भी ये 3 पेपर लोगों के 3000 पेपरों पे भी भारी है, क्योंकि पूरी जिंदगी भर में 3 बनाए हैं, जिंदगी भर खर्च करके 3 बनाए हैं। तो ये होता है क्वालिटी, पावर ऑफ क्वालिटी। और इस पेपर को लिखने में, ये जो पेपर है लास्ट वाला, इस पेपर को लिखने में तकरीबन 25 से 30 साल लगे थे आइंस्टीन को। 25 से 30 साल, यानी 25 से 30 साल तक एक ही प्रॉब्लम पे काम किया, यानी एक सवाल को 25 से 30 साल निकाला है। 25 से 30 साल तक सिर्फ एक सवाल निकाला उन्होंने। तो ये सवाल वैसे हम काफी बार पहले भी आ चुका है ना, और अब डीएसएसबी में भी आ चुका है। 1 माइनस आइटा बटा 1 प्लस आइटा का परिमेयकरण करके जब आप ऊपर नीचे से गुणा करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा आपका माइनस आइटा। अब ये हो गया, माइनस आइटा पे कितनी पावर करूं कि एक आ जाए, तो 4 पावर कर दो। 4 पावर करने पर 4 पावर करने पर एक आ जाएगा, तो हो गया 4। इसे a प्लस आइटा बी के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। a प्लस आइटा बी के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। 1 प्लस 2 आइटा की क्यूब है, होल क्यूब, नीचे 1 प्लस आइटा 2 माइनस आइटा। इसे आपको a प्लस आइटा बी के रूप में लिखना है।
ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी दो माइनस आइटा प्लस 2 आइटा माइनस आइटा स्क्वायर 3 दूनी 6 आइटा। आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है तो 4 3 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 आइटा। आइटा स्क्वायर का मान -1 3 प्लस आइटा -11 -2 आइटा बट्टा 3 प्लस आइटा। फिर से परिमेयकरण कर दो उसका, 3 माइनस आइटा बट्टा 3 माइनस आइटा। 11 3 33 माइनस माइनस प्लस 11 आइटा आइटा स्क्वायर -1 माइनस का 35 प्लस का 5 आइटा बट्टा 9 1 10। 5 कॉमन लेके कट कर दो, 7 -7 प्लस आइटा बट्टा 2 -7 प्लस आइटा बट्टा 2। सवाल आसान है लेकिन मेन चीज है बिना गलती के सवाल करना। जो मुश्किल काम है वो है बिना गलती के सवाल को सही करना, है ना। ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कोई गलती ना हो, बिना गलती के सवाल सही हो जाए। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालिए, मापांक निकालिए। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, इसका मॉडुलस निकालिए, मापांक बताइए। का मापांक बताइए। तो मापांक निकालने जाएंगे तो अंडर रूट, मापांक बराबर होता है अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग 1 माइनस कोस अल्फा और वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कोस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा।
कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1। एक और एक 2 हो गया, 2 माइनस 2 कोस अल्फा, 2 कॉमन, 1 माइनस कोस अल्फा। इसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा का अर्धक का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 का स्क्वायर, दोनों बाहर आ गए, 2 साइन अल्फा बाई 2। सवाल सिंपल है, लेकिन भाषा को टेढ़ा करके लिखा है। ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या कहना चाहता है। ध्यान से पढ़ो और समझो कि क्या कहने वाला है ये। कई बार क्या करते हैं, तुम सिंपल सवाल को भी ऐसी भाषा में पूछता है कि वो सवाल अपने आप ही अटपटा लगने लग जाता है। सवाल एकदम सिंपल है, पूछने का तरीका देखिए, पूछने का तरीका देखिए क्या पूछा है, पहचानो इसको, ये क्या कहना चाहता है। है ना। तो पेपर में एक तरीका ये होता है, सवाल एकदम इजी होगा, लेकिन पूछने का तरीका इतना घुमाएगा, इस तरीके से पूछेगा कि आप पहचान ना सको कि ये चाहिए तो वही सवाल है। ये तो 2+3 करना है, 2+3 करना है, लेकिन इस तरीके से पूछेगा उसको कि पता ही नहीं चलेगा कि जोड़ना है क्या। हाँ कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो आप वेट करो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप वेट करो। हिंदी करने लायक उसमें कुछ है ही नहीं, हिंदी लायक कुछ है ही नहीं। 5 की क्या हिंदी करूं, 5 तो 5 ही होगा। रेक्टेंगुलर आप जानते ही आयत को कहते हैं, फॉर्म रूप को कहते हैं। अब इतना दा को हिंदी में क्या कहते हैं, दा को दा ही कहते हैं, 10 को 10 ही कहते हैं, इंग्लिश में भी 10 कहते हैं, वैसे 10 कहते हैं। -30 डिग्री, इज को है कहते हैं, गिवन को दिया हुआ कहते हैं, कुछ हिंदी है ही नहीं। इसकी क्या हिंदी करूं। वो आपको समझना है कि क्या कह रहा है, ये क्या चीजें हैं। ऑप्शंस को देखो, जो दिए हुए नंबर है उनको देखो और पहचानो क्या दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक 10 दिया है, एक कोण दिया है, इसका मतलब है ये आपको दिया है मापांक, ये आपको दे दिया मापांक, ये आपको दे दिया कोणांक।
मापांक और कोणांक दिए, मापांक 10 दिया है, कोणांक माइनस का 30 दिए, आर जो है वो आपको 10 दिया है और थीटा जो है वो आपको माइनस का 30 डिग्री दे दिया, और फिर उसके बाद में क्या दिया है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, मापांक और कोणांक दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाना है, बस आपको वो कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है जो 10 की दूरी पर है और कोण माइनस 30 का है, 10 की दूरी पर है, दूरी 10 है और कोण माइनस का 30 है, बस। तो z बराबर हो जाएगा r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा, यही होता है ध्रुवीय रूप। यहाँ पे मान रख दो बस, r की जगह 10, cos थीटा की जगह माइनस का 30 प्लस आइटा r की जगह 10, साइन की जगह माइनस 30, z बराबर 10, cos 30 का मान और माइनस 30 का मान एक ही होता है क्योंकि cos में माइनस का फर्क नहीं पड़ता, तो cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2 प्लस आइटा 10 गुणा साइन माइनस 30 का मान, जो 30 का मान होता है उसका माइनस ले लो, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये माइनस का 1/2 हो गया। पांच अंडर रूट 3 नहीं, ये कोई सिंबल नहीं है, ऐसा कोई सिंबल नहीं है, पेपर वाले ने क्वेश्चन बनाने के लिए खुद सिंबल बनाए, ऐसे कोई सिंबल नहीं होते, ऐसे कोई भी सिंबल्स नहीं होते, और चाहे जैसे बना सकता है। आपको समझना होता है कि भाई सवाल में अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स होता है, वाई होता है, आर होता है, थीटा होता है, तो ये जो लिखा हुआ है ये कौन लिखा हुआ है, ये लिखा होता है मापांक की, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर है, ये उसका कोणांक है थीटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बना के दिखाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर बना के दिखाना है, ठीक है ना। कॉस में माइनस का फर्क नहीं पड़ता, कॉस में चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो उतना ही आता है, तो कॉस माइनस 30 बोलो चाहे कॉस प्लस का 30 बोलो एक ही बात है। तो कॉस 30 का मान अंडर रूट 3/2 होता है, तो कॉस माइनस 30 का मान भी अंडर रूट 3/2 है। देखो कितना सिंपल सवाल था, लेकिन पूछने का तरीका कितना अलग था। कंप्यूटर शब्द के कितने परमुटेशन बन सकते हैं, परमुटेशन मतलब क्रमचय, कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। अभी बस ताजा ताजा पढ़ा है, कल ही पढ़ा था ये हमने, क्रमचय कंप्यूटर शब्द है, इसके कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, कंप्यूटर शब्द के कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। कोस क्यों रखा है, कोस क्यों रखा है, ध्रुवीय रूप यही होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप यही होता है, आर कॉस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा, मैंने तो ध्रुवीय रूप रखा है, उसमें आर और थीटा दिया था इसलिए ध्रुवीय रूप रखा है, एक्स और वाई दिया होता तो काटते रूप यूज करता, आर और थीटा दिया है तो ध्रुवीय रूप यूज किया। हमें मापांक पूर्णांक थोड़ी निकालना है, कहाँ जा रहे हो यार, हमें मापांक पूर्णांक निकालना है, हमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, मापांक पूर्णांक तो दिया हुआ है, वापस थोड़ी निकालूंगा। 10 का सूत्र तो तब लगता है जब आपको पूर्णांक निकालना होता है, तो पूर्णांक तो निकला पड़ा है, क्या दोबारा निकाल के दिखाओगे। पूर्णांक दिया है, मापांक दिया है, वो आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर बनवा रहा है कि बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। कंप्यूटर से कितने परमुटेशन बन सकते हैं, तो COM
PUTER, सारे के सारे लेने हैं। टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? सारे के सारे लेने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 के बनेंगे। 8P8, चाहो तो फिक्टोरियल 8 बोल दो, बात एक ही है। जब सारे के सारे लेने होते हैं तो फिक्टोरियल होता है। सारे के सारे लेते हैं और क्रमचय बनाते हैं तो फिक्टोरियल n बोल दो, चाहे NPN बोल दो, बात एक ही होती है। फैक्टोरियल 8 बराबर होता है 40,320। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 से लेकर 40,320। कल पढ़ा था ना, कल ही प्रायिकता में पढ़ा था ये कि क्रमचय कितने शब्द बन सकते हैं। ठीक है, आप ये वाला सवाल करो। एक मैं PDF चेंज करता हूँ। A1 और A2 दो नंबर A और B के बीच में समांतर माध्य है। G1 G2 गुणोत्तर माध्य है। A और B के बीच में दो समांतर माध्य A1 A2 है, एक A है एक B है। उनके बीच में दो समांतर माध्य है, A1 कैपिटल A1 और कैपिटल A2, ये समांतर माध्य है। इन दो के बीच में दो गुणोत्तर माध्य है, G1 और G2। तो बताओ A1 प्लस A2 बट्टा G1 गुणा G2 कितना होगा? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले इसको करके एक बार याद रख लेना। इसको एक बार कर लो, फिर याद रख लो कि दो नंबरों के बीच में समांतर माध्य कौन से होते हैं और गुणोत्तर माध्य कौन से होते हैं। समांतर और गुणोत्तर माध्य फिर याद कर लेना। तो पहले मैं समांतर माध्य निकलवा देता हूं कि दो के बीच में दो समांतर माध्य कैसे निकलते हैं। एक A है एक B है,
ठीक है, इनके बीच में दो समांतर माध्य हमें निकालने हैं, एक है A1, एक है A2। तो ये समांतर श्रेणी है, इसलिए अगला पद A1 जो होगा वो A प्लस डी के बराबर होगा, उससे अगला पद A प्लस 2D के बराबर होगा, उससे अगला पद A प्लस 3D के बराबर होगा। यही होगा, क्योंकि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो सब में D का अंतर होगा, सब में D का अंतर होगा, तो A प्लस डी A1 के बराबर होगा, A प्लस 2D A2 के बराबर होगा, A प्लस 3D B के बराबर होगा। यहां से आप D का मान निकाल सकते हैं, ये D का मान यहां से निकल जाएगा, A प्लस 3D बराबर B, जिससे D का मान आ गया B माइनस A बटा 3। ये D का मान आ गया। अब ये D का मान रख के A1 A2 का मान निकाल लो, A1 और A2 का मान यहां से पता कर लो। A1 बराबर है हमारा A प्लस डी, तो D का मान जब मैं यहां रखूंगा A2 बराबर A प्लस 2D, ये आ गया A1 और A2, A1 A2 आ गया। अब इसी प्रकार आपका G1 G2 आ जाएगा। अब ये गुणोत्तर श्रेणी में अगर लेते हैं इनको, है ना, एक बार कर लो, अगली बार ये याद रख लेना, क्योंकि बार बार निकालना सही नहीं है ना। अगली बार याद कर लेना कि A और B के बीच में दो समांतर माध्य कौन से होते हैं, दो गुणोत्तर माध्य कौन से होते हैं। अब इसी चीज को गुणोत्तर श्रेणी के लिए लेते हैं, A और B के बीच में दो गुणोत्तर माध्य है G1 और G2, ये रहा A, ये रहा B। A और B के बीच में दो गुणोत्तर माध्य है G1 और G2। गुणोत्तर माध्य है मतलब गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी R से गुणा होकर आगे बढ़ती है, तो अगर ये A है तो अगला पद AR होगा, अगला पद AR स्क्वायर होगा, उससे अगला पद AR क्यूब होगा। यहां से आप R का मान निकाल सकते हैं, AR क्यूब बराबर हो गया B, जिससे R क्यूब बराबर हो गया B बटा A, जिससे R बराबर आ गया B बटा A की पावर 1/3। ये R का मान आ गया। R का मान रख के मान निकाल लो बाकी। G1 का मान है AR, A इंटू R का मान B की पावर 1/3 बटा A की पावर 1/3, ये कट गया, A से 1 की पावर 1/3 कट के 2/3, B की पावर 1/3। G2 निकाल लो, G2 बराबर है AR स्क्वायर, A इंटू B की पावर 2/3 बटा A की पावर 2/3, ये कट गया, A की पावर 1/3, B की पावर 2/3। ये हमारे पास G1 G2 दोनों आ गए। G1 G2 A1 A2 ये सारे मान हमारे पास आ गए। अब एक लिस्ट बना के रख लो आप लोग कि A1 कितना आया, A1 आया A प्लस 2B बटा 3। अगर दो समांतर माध्य लेने हो तो ये आते हैं, गुणोत्तर माध्य, A की पावर 2/3, या इसको यूं बोल दो A स्क्वायर B की पावर 1/3, और G2 बराबर AB स्क्वायर की पावर 1/3। एक बार मैं A1 A2 चेक कर लूं, A1 है 2A प्लस B, ये उल्टा लिख दिया मैंने। ये हो गया। अब ये याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम ये सवाल जब दोबारा आए तो आप लोगों को ये याद हो, कैसे निकाला है वो मैंने दिखाई दिया, इसको समझ लो, हाथों से निकाल लो और फिर याद रख लो, ताकि अगली बार ये चीजें निकालनी ना पड़े,
है ना, बार बार निकालना सही थोड़ी है, टाइम ज़्यादा खर्च होता है और ये बार बार काम आती भी है। ये नहीं कि यहाँ का सवाल है, ये जहाँ चाहो वहाँ मिल जाएगा आपको, जिस भर्ती में जाओगे उस भर्ती में ये सवाल मिल जाएगा, तो इसलिए याद रखना सबसे सही है। आ जाओ, अब बस मान रखना है, उत्तर आ जाएगा। अगर पहले से ही मान याद होते तो अब तक उत्तर आ चुका होता। a1 प्लस a2, a1 का मान 2a प्लस बी बटा 3, a2 का मान a प्लस 2b बटा 3, g1 का मान g1 का मान a की पावर 2 बटा 3, b की पावर 1 बटा 3 और g2 का मान a की पावर 1 बटा 3, b की पावर 2 बटा 3। ऊपर लघुत्तम लिया, 3 आ गया, a और a 3 ही हो गया, b भी 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, ऊपर आ गया a प्लस b, नीचे आपका आ गया a की पावर 2 बटा 3 और 1 बटा 3 मिलाकर a b, तो ये हो गया a प्लस बी बटा ए बी, ये आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया। क्लियर है ये बात? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका मैंने कहा कि सवाल जब आते हैं, पहली बार जब आते हैं तो पूरा करिए, पहली बार जब सवाल आता है पूरा करिए, फिर अगली बार उसमें देखिए क्या चीजें हैं जो हम याद रख सकते हैं, कौन सी चीजें हैं जिसको हम पहले से बना के रख सकते हैं, ताकि अगली बार जब ये सवाल आए तो अगली बार हमारी तैयारी हो कि इस बार तो पहली बार देख रहे हैं, तो पहली बार तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तो पहली बार तो जितना उसका दोहन कर सको करो, लेकिन एक बार आ गया, आपने देख लिया, समझ लिया, अब उसके लिए जो भी शॉर्टकट बना सकते हो, जो भी छोटे मोटी चीजें बना सकते हो वो बना के रख लो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आए तो उतना ही परेशान ना करे जितना पहली बार किया। अगर दूसरी बार भी उतना ही परेशान कर रहा है जितनी पहली बार किया, तो फिर पहली बार से सीखा गया, पहली बार से कुछ नहीं सीखा, तो पहली बार से यही तो सीखा कि अगली बार जब ये आएगा तो उसको कैसे संभालना है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखिए, मतलब इसका ध्रुवीय रूप लिखिए, इसका ध्रुवीय रूप बताइए। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, इस सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप बताइए। तीन प्लस आयटा बट्टा 3 माइनस आयटा का होल स्क्वायर।
2 प्लस आइटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो इंटू ए इंटू बी। तो ये हो गया हमारा, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुणा कर दो। चॉइस में से चॉइस गया 0 प्लस 40 आइटा 64 प्लस 36 जो कि 100 हो गया। अलग अलग करने पर 2/5, ये 50 आएगा यहाँ पे। तो ये देखा शुद्ध काल्पनिक संख्या है, शुद्ध काल्पनिक है, वो भी धनात्मक है, तो 90 डिग्री कोण होगा, मापांक 1/2 होगा, आर का मान 1/2 है ना, और शुद्ध काल्पनिक है और वो भी धनात्मक काल्पनिक है, प्लस की है, तो 90 डिग्री का कोण होगा। तो अधूरे रूप हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। आर का मान 1/2 कॉस 90 प्लस आइटा साइन 90। ठीक है, इन नंबरों का बहुलक कितना होगा? द मोड ऑफ द नंबर्स, इन नंबरों का मोड कितना होगा, मतलब बहुलक कितना होगा? इन नंबरों का बहुलक कितना होगा? जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया वही बहुलक होगा। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक होगा। तो यहाँ देखें तो 25 कितनी बार है? 25 सबसे ज्यादा बार लग रहा है, 25 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, 1 है ना, 2,
3, तो 25 को सबसे ज्यादा वोट मिले। बाकी 25 3 बार है, 23 को देखें तो 23 2 बार है, बाकी सारे नंबर तो 1 बार है। तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, वही बहुलक होता है। तो 25 सबसे ज्यादा बार है, इसलिए 25 बहुलक होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बार है इसलिए बहुलक 25 होगा। निम्न में से ये जो 4 ऑप्शन है, कौन से एक रेखा के कोसाइन है? दिक कोसाइन। निम्न 4 ऑप्शन में से कौन रेखा के दिक कोसाइन है? डायरेक्शनल कोसाइन है। निम्न 4 ऑप्शन में से कौन एक रेखा के दिक कोसाइन है? इन 4 ऑप्शन में से कौन दिक कोसाइन है? इन 4 में से कौन दिक कोसाइन है? बिल्कुल, दिक कोसाइन वो होते हैं जिनके वर्गों का योग 1 होता है। अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तीनों के वर्गों का योग अगर 1 है तो वो दिक कोसाइन है। तीनों के वर्गों का योग अगर 1 है तो वो दिक कोसाइन है। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ सी है जिसमें ऐसा होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। ए में 3 आएगा, बी में भी 3 आएगा, डी में भी 3 आएगा, सिर्फ सी में 1 आएगा। तो सी ही एकमात्र दिक कोसाइन है, क्योंकि सी में ही वर्गों का योग 1 है। इस डेटा का, इस आंकड़ों का समांतर माध्य क्या होगा? इन आंकड़ों का समांतर माध्य क्या होगा? अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य। खाली माध्य बोल दो या समांतर माध्य बोल दो, क्योंकि जिसे हम माध्य कहते हैं वही समांतर माध्य ही होता है। जिसे हम नॉर्मली माध्य बोलते हैं वो एक्चुअली में समांतर माध्य ही यूज करते हैं माध्य के तौर पे। तो एक्स और एफ दोनों दिए हुए हैं। देखो, एक्स दिया हुआ, जो पहला आंकड़ा है वो एक्स को दिखा रहा है, दूसरा आंकड़ा एफ को दिखा रहा है, मतलब आवर्ती को दिखा रहा है, यानी बारंबारता को दिखा रहा है। तो एक्स और एफ
x 8 है, बारंबारता 5 है, x 10 है तो बारंबारता 8 है, x 15 है तो बारंबारता 8 है, 20 है तो 4 है। f गुणा x की टेबल बना लो, बारंबारता गुणा आंकड़ा, ये हो गया 40, ये हो गया 80, ये हो गया 120, ये हो गया 80। सिग्मा एफ एक्स आ गया हमारा 200, 320। बारंबारताओं का जोड़, सिग्मा एफ आ गया 8, 12, 20, 25। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, 320 बटा 25। एक बार 70, 70 का 2 बार, फिर 8 बार, 12.8। इन दो रेखाओं के बीच में लघुत्तम दूरी ज्ञात करो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, इन दो रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होगी? लघुत्तम दूरी का फॉर्मूला, लघुत्तम दूरी का फॉर्मूला लघुत्तम दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर होती है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। बट्टा b1 क्रॉस b2 का परिमाण। ये आपका b1 वेक्टर, ये आपका b2 वेक्टर। तो सबसे पहले b1 क्रॉस b2 ही निकाल लेते हैं। तो b1 वेक्टर है हमारा 2, 3, 4, 3, 4, 5। 15, 16 माइनस आई, 10 माइनस 12 माइनस का 2j, माइनस माइनस प्लस 2j, 5 दूनी 10, 12 माइनस माइनस प्लस, के वाला हो गया 8, 9 माइनस के। b1 क्रॉस b2 का परिमाण आ जाएगा
अंडर रूट 6। तो जो अंडर रूट 6 वाला है वो उत्तर है ना। बाकी आप निकाल सकते हो, लेकिन आप इस पे तर्क लगा सकते हो कि आंसर जो होगा वो बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाग में b1 क्रॉस b2 आ रहा है, भाग में b1 क्रॉस b2 का परिमाण भाग में आ रहा है, यानी बट्टे में और कुछ नहीं आएगा, बट्टे में केवल ये बंदा इकलौता आएगा, बट्टे में ये बंदा सिर्फ इकलौता आएगा, और इकलौता आएगा। देखो इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 3 अंडर रूट 6। हो सकता है हम गलत हो, तर्क अधूरा हो, लेकिन लग रहा है कि काम करेगा। ये दोनों ऊपर आ रहे हैं, थोड़ा डाउट है कि भैया ऊपर वाला ऊपर तो नहीं आएगा, बट्टे में अंडर रूट 6 तो आएगा, बट्टे में अंडर रूट 6 तो आएगा, और अंडर रूट 6 आएगा तो दो ही ऑप्शन है, ए और बी, जिसमें अंडर रूट 6 बट्टे में आ रहा है। ए ऑप्शन में अंडर रूट 6 के साथ 3 गुणा में आ रहा है, तो 3 गुणा में आता हुआ तो दिख ही नहीं रहा, तो फिर बी लगभग है कि भाई 4 में से बी सही होगा। ठीक है, आ जाओ, अगर हम इसको आगे करें अब, a2 माइनस a1 निकालो, a2 माइनस a1, ये आपका a1 वेक्टर हो गया, ये आपका a2 वेक्टर हो गया, a2 माइनस a1 तो 2 माइनस 1 आई कैप, जे में से जे, 2 में से 4 गया 2 जे, फिर 5 में से 3 गया 2 के। अब a2 माइनस a1 को हम डॉट गुणा करना है b1 क्रॉस b2 के साथ, तो ये आ गया माइनस का 1, 2 गुणा 2 4, ये माइनस 2, तो ये 1 आ गया, बस 1 बटा अंडर रूट 6 आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे सारे मान इकट्ठे कर लो और वहां रख दो, इस मान को यहाँ रख दो, इस मान को ऊपर रख दो, मान रखने के बाद ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे अंडर रूट 6 आ जाएगा, 1 बटा अंडर रूट 6, जो कि आंसर ये वाला है ना। अब ये बनता है कि रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, भाई कुछ रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं, कुछ लेने पड़ते हैं, ज्यादा कैलकुलेटिव रिस्क है ना वो जरूरी है, ऐसा नहीं कि एकदम ही आंख आंख बंद करके मार रहा हूँ, वो नहीं मार रहा कि भाई सी और डी में बट्टे में कुछ नहीं आ रहा, बट्टे में अंडर 6 तो आना ही चाहिए था, नहीं आ रहा, इसका मतलब सी और डी तो गलत है। फिर ए और बी पे आए तो पता चला कि नीचे अंडर रूट 6 है, 3 अंडर रूट 6 आ रहा है, 3 अंडर रूट 6 तो नहीं आता हुआ लग रहा, क्योंकि नीचे बट्टे में अंडर रूट 6 आ गया तो 3 कहां से आएगा, इसलिए ए गलत है, तो फिर बी सही है। इन नंबरों का मीडियन बताइए, यानी माध्यिका बताइए, इन नंबरों की माध्यिका। इन नंबरों की माध्यिका कितनी होगी?
नंबरों को पहले क्रम से लिखो, क्योंकि माध्य का निकालने के लिए क्रम से लिखना पड़ता है। तो सबसे छोटा नंबर पहले आएगा 12, फिर उससे बड़ा नंबर जो कि 18 है, फिर उससे बड़ा नंबर 12, पहले 15, सॉरी 12 से बाद में है 15, 12, 15, 18, 12 लिख दिया, 15 लिख दिया, 18 लिख दिया। 18 के बाद में अगला नंबर है हमारा 20, फिर 20 के बाद अगला नंबर है 22, 22 के बाद है अगला नंबर 25, 25 के बाद है 27। इनके बीच के नंबर हमारे हैं हमारे माध्य का जो मध्य में आती है। इसके मध्य में कौन आएगा? इसके मध्य में 20 आएगा, एकदम बीचों बीच यही है। यहां से ये कट कर दो, यहां से ये कट कर दो, फिर सेकंड, सेकंड लास्ट, थर्ड, थर्ड लास्ट, बीच में क्या बचा? 20। आंसर हो गया 20। अगर एक रेखा, कोई रेखा है, वो अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, एक्स एक्स के साथ अल्फा, वाई एक्स के साथ बीटा, जेड एक्स के साथ गामा कोण बनाती है, तो बताइए cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा, cos 2 गामा किसके बराबर होगा? क्वेश्चन हिंदी में बता रहा हूं। एक रेखा अक्षों के साथ, तीनों अक्षों के साथ, तीनों अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो बताओ cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा, cos 2 गामा। गलती ही तो होती है, खेल ही तो गलतियों का है। पेपर तो ठीक ठाक ही आता है, गलतियां ना करे तो सब हो ही जाए। जल्दबाजी करते हैं, गलतियां होती है, चीजें बाहर चली जाती है। एक छोटा सा फैक्ट देखिए, सवाल करिए आप। एक छोटा सा फैक्ट देखिए, आप क्रिकेट के मैच देखते होंगे, है ना? क्रिकेट का मैच देखिए, जितने भी क्रिकेट के मैच है उनको देखिए, आप एक बड़ा पैटर्न पाएंगे कि मैच खत्म होने के बाद में, मैच खत्म होने के बाद में अगर आप पूरे मैच का विश्लेषण करें तो आप ना तो ये पाएंगे कि बैटिंग कमजोर थी, ना ये पाएंगे कि बॉलिंग कमजोर थी। ज्यादातर मैच में हारने का कारण आपको नजर आएगा कि यार कैच छोड़ दिया, अरे यार कैच छोड़ दिया। हमने गौर किया कभी? ना तो आपको मैच खत्म होने के बाद में ज्यादातर मैच में शिकायत ये नहीं होगी कि टीम ने कम रन बनाए, ना ये शिकायत होगी कि बॉलिंग खराब की। ज्यादातर मैच में आपको जो शिकायत मिलेगी या जो हारने का बड़ा कारण मिलेगा, वो लगेगा अरे यार कैच छोड़ दी। वहां पे उस पॉइंट पे वो कैच पकड़ लेता, अगर वहां पे वो कैच पकड़ लेता तो मैच जीत जाते, वहां वो कैच पकड़ लेता तो मैच जीत जाते। इसका मतलब है, इसीलिए कहा जाता है कैच विन मैचेस। तो वो चीज मिस कर देते हैं हम लोग। बैटिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बॉलिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो मैच का विनर है वो कैच है। कैचेस पकड़ लो, मैचेस जीत लो। तो सेम वही कहानी हमारे मैथ्स के साथ भी है। हम बहुत टफ क्वेश्चनों पे ध्यान दे रहे हैं, हम और चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो मैच हारने का कारण है वो है कैचेस। आप लोग गलतियां करते हैं, इसलिए आप पेपर में रह जाते हैं, है ना? आप गलतियां, अजय आप अभी वर्ल्ड कप ही देखिए, T20 वर्ल्ड कप हुआ था। T20 वर्ल्ड कप का जो मैन था वो सूर्य कुमार यादव का कैच ही तो था। वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल पूरा एक कैच ही तो था। जिसने वो कैच पकड़ लिया, परिणाम बदल गया, इंडिया जीत गई। कैच छोड़ देते, इंडिया हार जाती। तो बेटर है कैचेस पकड़िए, है ना? गलतियां मत करिए। गलतियां करते रहोगे तो मैच नहीं जीत सकते। हो सकता है 350 रन, 400 रन बना के भी हार जाओ। cos 2 अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, हम जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा कोण है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। दिखो जाओ में संबंध होता है cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा। हम ये भी जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1।
कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस 2 अल्फा की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस 2 बीटा की जगह कॉस 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 कॉस 2 गामा की जगह 2 कॉस स्क्वायर गामा माइनस 1। 2 कॉमन लेने के बाद कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 3 हो गया। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। 2 माइनस 3 बराबर माइनस का 1। ये आपका आंसर है। सही है। डन। चलिए मिलते हैं आप लोगों से दोबारा नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।